हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसे कि हम इसमें केमिस्ट्री वाली ब्रांच आपके लेकर चल रहे हैं, तो जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर हम देख रहे थे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, अभिक्रियाएं किस प्रकार से हो रही हैं, और साथ ही साथ अभिक्रिया हो रही है यानी कोई ना कोई परिवर्तन है, तो परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन कितने प्रकार का होता है, ये हमने पढ़ा। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दो तरह से हमने इसको वर्गीकृत किया था और दोनों में अंतर भी देखा था। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे इनके। तो लास्ट सेशन में जितना पढ़ाया गया था वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में बात करेंगे ऑब्जर्वेशंस की। अगर आपको कहीं पर भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो आप कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, आपने दो केमिकल्स को मिलाया तो कुछ ना कुछ आपको परिवर्तन वहां पर देखने को मिलेगा। तो वो परिवर्तन बच्चे क्या क्या होंगे उनकी बात करेंगे। ठीक है ना, एक दो परिवर्तन हमने लास्ट सेशन में भी देखे थे, आगे आज कंटिन्यू करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की। चलिए, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ओके, तो रासायनिक अभिक्रियाएं आपने देख ली थी। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? जब एक या अधिक अभिकारक आपस में जुड़ते हैं या किसी भी प्रकार से उनमें परिवर्तन आता है और उनके जो एटम्स होते हैं यानी परमाणु होते हैं वो रीअरेंज होते हैं, यानी कि पुनर्व्यवस्थित होते हैं, और पुनर्व्यवस्थित होकर के क्या बनाते हैं, आपका उत्पाद बनाते हैं। तो इसी को आपकी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। परिवर्तन की बात की थी, परिवर्तन यानी कि वर्तमान स्थिति में अगर किसी भी प्रकार का बदलाव आ रहा है, ये स्थिति आने वाली स्थिति से बदल रही है, तो यानी कि वहां पर परिवर्तन है। और परिवर्तन दो प्रकार का है, एक फिजिकल और एक केमिकल। ठीक है, यानी कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। जब आप भौतिक गुणों में परिवर्तन की बात करते हैं तो उसको भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। रासायनिक गुण में अगर परिवर्तन आ गया तो उसको रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। जब भी रासायनिक गुण में परिवर्तन आएगा यानी कि आपका नया पदार्थ बन रहा है। ओके, भौतिक गुणों में परिवर्तन यानी कि किसी भी सब्सटेंस का, किसी पदार्थ का, मटेरियल का कलर चेंज हो गया है, आपने उसका आकार परिवर्तित कर दिया है, आपने उसको एक दूसरी आकृति में ढाल दिया है, आपने उसकी अवस्था में परिवर्तन कर दिया है, तो ये सारे भौतिक परिवर्तन है। आप कहते हैं कि मैम बर्फ पिघल करके पानी में परिवर्तित हो गई है, तो बर्फ से पानी का बनना दोनों ही अवस्थाओं में है, तो आपका जल ही H2O है, दो हाइड्रोजन के एटम, एक ऑक्सीजन का एटम। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ जल की अवस्था में परिवर्तन आया है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। क्लियर? जबकि आप कहते हैं कि मैम जब मोमबत्ती जल रही थी तो वहां पर जो मोमबत्ती के अंदर थ्रेड लगा हुआ है, धागा, जब वो जल रहा है तो वो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि उसके जलते समय कुछ कार्बन कंटेंट आपको प्राप्त होता है, साथ ही कुछ गैस आपको मिलती है। तो इस प्रकार से वो कैसा परिवर्तन है, वो रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि वहां पर एक नया पदार्थ बन रहा है। या लकड़ी का जलना आप कहते हैं, खाने का पाचन आप कहते हैं, जो आपने खाना खाया होता है जब वो हमारे शरीर में डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है, तो पचने के बाद नए वहां से बॉडी क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करती है, तो नए पदार्थ बन रहे हैं। जो भोजन आपने खाया था उससे कोई नया पदार्थ बन गया, तो ये क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन नए पदार्थ के बनने की बात नहीं करता कभी भी। भौतिक परिवर्तन कहता है पदार्थ वही रहता है, उसके रंग में परिवर्तन आ सकता है, उसके आकार, आकृति, अवस्था में परिवर्तन आ सकता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन कहता है कि कोई ना, जब परिवर्तन होगा तो कोई ना कोई आपका नया पदार्थ बनेगा। क्लियर है? हमने कहा जब भौतिक गुणों में परिवर्तन की बात कर रहे हैं, नए पदार्थ की बनने की बात कह रहे हैं, तो इस प्रकार से भौतिक परिवर्तन का आप उदाहरण देखते हैं कि जैसे यहाँ पर आपको आइसक्रीम पिघलते हुए दिख रही है या बर्फ आपको पिघलते हुए दिखती है, कोई भी ठोस आपको पिघलते हुए दिखता है, तो उसमें क्या हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन आ रहा है, और अवस्था में परिवर्तन यानी कि भौतिक परिवर्तन। ओके, आपने कहा मैम मेरे पास एक कागज की शीट थी और मैंने वो काट दी, तो काटने के बाद रही तो वो फिर भी कागज की ही शीट, तो फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक परिवर्तन। क्लियर है? इसके अलावा आपने कहा हमारे पास मोम था और मोम पिघल चुका है, तो जैसे आइसक्रीम पिघल रही है वैसे ही मोम भी पिघल रही है। ठीक है, तो अवस्था में परिवर्तन आ रहा है।
क्लियर। तो ये सब फिजिकल चेंज में आएंगे आपकी। इससे पहले आपने देखा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, जहां पर आपने कहा कि हमारे पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था मैम, जो ब्लू कलर का था, उसमें हमने एक आयरन की नेल डाल दी है। आयरन की नेल डालने पर यानी लोहे की कील डालने पर वो जो विलियन है वो हरे रंग का हो जाता है, और जितना भी उस सोल्यूशन में कॉपर थी वो नेल पर डिपॉजिट हो जाती है, यानी लोहे की कील पर एकत्र हो जाती है। तो इस प्रकार से ये परिवर्तन किस प्रकार का, ये रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नया कंपाउंड बन रहा है, नया आपका एक पदार्थ बन रहा है, जो कि क्या है, फेरस सल्फेट है, साथ ही आपकी कॉपर भी अलग हो रही है। तो इस प्रकार से दो नए पदार्थ बन रहे हैं, तो ये रासायनिक परिवर्तन होगा। ओके, तो इस प्रकार से मोम का पिघलना आपका क्या है, भौतिक परिवर्तन है, और मोमबत्ती का जलना, ठीक है, जब वो थ्रेड जल रहा है, जलने की बात जब भी होगी वो रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन में अंतर देखा था हमने, मैंने आपको कहा था होमवर्क में भी आपको करना है, उदाहरण भी उनके कुछ देखे थे हमने। ऑब्जर्वेशंस दैट हेल्प डिटरमाइन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि ऐसे ऐसे प्रेक्षणों की बात करेंगे जिनकी सहायता से आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि आपकी यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, सबसे पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस की उत्पत्ति आप कहते हैं। चलिए नोट करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया को निर्धारित करने वाले प्रेक्षण। तो किस प्रकार से आपको चेंजेस वहां पर दिख रहे हैं, उसके आधार पर आप बताएंगे कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, आपने कहा कि मैम लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, एक रासायनिक अभिक्रिया वहां पर हो रही है। आपको कैसे लगा कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? जब आप लकड़ी को जलाते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, बहुत ज्यादा हीट उत्पन्न होती है, गर्मी होती है ना, साथ ही क्या होता है, कुछ कुछ मात्रा में धुआं भी निकलता है, यानी गैस भी कोई वहां पे उत्पन्न हो रही है। तो इस प्रकार से ऐसे प्रेक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं जिससे आप कहेंगे कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ओके, ऐसा ही एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है एक, जहां पर कॉपर जो है वो HNO3 से रिएक्ट कर रही है और क्या बना रही है, CuNO3 का होल टॉइस बना रही है, साथ में NO2 गैस निकल रही है और H2O आपका निकल रहा है। ओके, तो इस प्रकार से इसमें हो क्या रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस ये शो कर रहा है। यानी कि सबसे पहला ऑब्जर्वेशन जो हमें देखने को मिलता है, या एक टाइप का जो ऑब्जर्वेशन है जो आपको देखने को मिलेगा, वो क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी कि आपने दो केमिकल्स को मिलाया है, रिएक्ट कराया है आपस में, और अगर वहां पर किसी भी प्रकार की गैस उत्पन्न हो रही है, इसका तात्पर्य है कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो पहला क्या है, गैस की उत्पत्ति, गैस का विकास या गैस का उत्पन्न होना, आप कुछ भी बोल सकते हैं कि अगर वहां पर गैस बन रही है किसी भी प्रकार की, तो यानी वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को? आपने यहाँ पर क्या किया था, आपने यहाँ पर ली थी कॉपर प्लस 4HNO3 रिएक्ट करके CuNO3 होल टॉइस प्लस 2NO2 प्लस 2H2, इस प्रकार से यहाँ पर अभिक्रिया हो रही है। तो आपने क्या किया था, कॉपर को HNO3 में मिक्स किया था, यानी नाइट्रेशन हो रहा है, और नाइट्रेशन जब होता है तो इसी प्रकार के आपको फ्यूम्स बनते हुए दिख रही हैं, ऑरेंज कलर की, जो इस प्रकार से यहाँ पर बन रही है। ठीक है, ये सारी फ्यूम्स हैं, ये ऑरेंज कलर की फ्यूम्स बनती हैं जब नाइट्रेशन होता है। ओके, तो इस प्रकार से हम पहला ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं कि गैस की उत्पत्ति होगी, यानी यहाँ पर किसी न किसी प्रकार का की कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ओके, चलिए जल्दी से इसे नोट करेंगे फिर आगे बच्चे नोट भी करिए साथ साथ। चलिए सेकेंड ऑब्जर्वेशन देखते हैं, चेंज इन टेम्परेचर, यानी
तापमान में परिवर्तन। ठीक है, आपको यहाँ पर एक प्रैक्टिकल परफॉर्म होते हुए दिख रहा है और आपने क्या देखा कि उन्होंने दो केमिकल्स को आपस में मिक्स किया। पहले उन्होंने उस सोल्यूशन का टेम्परेचर नोट किया जो 20 डिग्री सेल्सियस आपको दिख रहा है, यहाँ पर इधर 20 डिग्री सेल्सियस आपको दिख रहा है टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, कोई और केमिकल उसमें मिक्स कर रहे हैं और फिर से थर्मामीटर में टेम्परेचर नोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको टेम्परेचर दिख रहा है कि 48 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। ठीक है, तो बच्चे पहले तापमान था सॉल्यूशन का 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सपोज हम कह रहे हैं ए को बी के साथ मिक्स किया गया। ठीक है, तो पहले जो सॉल्यूशन था ए, उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था। जब उसमें बी को ऐड किया गया तो एकदम से सी सपोज कोई कंपाउंड बना और इसका टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो तापमान में जो ये परिवर्तन आया है, समझ रहे हैं, तापमान में परिवर्तन आया है। जबकि देखो ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, इस एक्सपेरिमेंट में कहीं भी ना ही स्पिरिट लैम्प का यूज किया गया है, ना ही बर्नर का यूज किया गया है, ना ही उन्होंने गैस का यूज किया, लकड़ी में का यूज किया, किसी भी प्रकार के ईंधन का यानी ऊष्मा किसी भी प्रकार से नहीं दी है। उन्होंने सिर्फ क्या किया, उन्होंने सिर्फ दो केमिकल्स को मिला लिया। ठीक है, जैसे कि आपने कहा हमने मैम बहुत छोटा सा एग्जाम्पल नहीं बोल सकते पर सपोज कर सकते हैं आप कि आपने पानी लिया और पानी में आपने चीनी डाली और चीनी डालने से ही वो जो पानी था उसका जो तापमान था वो बढ़ गया, यानी पानी गर्म हो गया। तो गर्म कैसे हुआ, यानी कि कुछ ना कुछ रासायनिक अभिक्रिया वहां पर हुई जिसके कारण गर्म हुआ वो। ठीक है ना, ऐसा होता नहीं है कि चीनी पानी में डाली जाए तो वो गर्म हो जाए, लेकिन कुछ कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं, ऐसे रसायनों का प्रयोग जब हम एक्सपेरिमेंट में करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जब दो केमिकल्स को मिलाया जा रहा है तो वहां पर हम एक्सटर्नली कोई हीट अप्लाई नहीं कर रहे, ना ही हमने उसको गैस पे रखा, ना ही बर्नर के ऊपर रखा, ना ही स्पिरिट लैम्प के ऊपर रखा, लेकिन फिर भी वहां पर टेम्परेचर रेज होता है। एक ये हो सकता है कि तापमान बढ़ रहा है। इस केस में हम दूसरा कोई केस मान लेते हैं, सपोज कि हमारे पास x था और x में हमने y ऐड किया, हमें z प्राप्त हुआ और हम क्या देखते हैं, x का टेम्परेचर सपोज 40 डिग्री सेल्सियस था और जैसे ही y ऐड किया गया, y ऐड करने के बाद इसका पूरा सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो सपोज 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो तापमान में परिवर्तन आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। आपने क्या देखा कि यहाँ पर भी तापमान या टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, डिक्रीज कर जा रहा है टेम्परेचर आपका, यानी 40 डिग्री सेल्सियस था उससे 20 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, तो कम हो रहा है तापमान। ठीक है, तो जो आप क्या कहेंगे कि मैम अगर हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया देख रहे हैं उसमें एक्सटर्नल हीट अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ना ही सिस्टम से हीट को हम निकाल रहे हैं, लेकिन स्वयं ही केमिकल को मिक्स करने पर क्या हो रहा है, आपका तापमान में हमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तो यानी कि वहां पर कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी तो कोई नया पदार्थ बन रहा है, नया कोई कंपाउंड बन रहा है, जिससे पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, क्योंकि तापमान में परिवर्तन है यानी रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी। तो इस प्रकार से दो ऑब्जर्वेशन आपने देख ली। तीसरी ऑब्जर्वेशन है आपका फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, यानी अवक्षेप का गठन होना या अवक्षेप का बनना। ठीक है, यहाँ पर आपको एक एक्सपेरिमेंट होता हुआ दिख रहा है कि क्या हो रहा है, आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया गया, उसमें सोप डाला गया, फूड कलरिंग एजेंट डाले गए, इसके अलावा पोटेशियम आयोडाइड डाला गया और थोड़ी देर बाद आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, इस प्रकार का, ये व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है ना सब्सटेंस, ऐसा कुछ होता है। तो कोई सोल्यूशन, सपोज आपने पानी लिया और पानी में आपने कोई पानी के ही समान कलरलेस लिक्विड डाल दिया या फिर कोई भी आपने केमिकल डाल दिया। ठीक है, तो आप क्या देखते हैं, वहां पर ऐसे व्हाइट कलर का पीपीटी बन जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग वो देखते हैं ना, सफेदी का कलर होता है, जैसे सब जब वॉल पे कलर किया जाता है या पेंट किया जाता है उसमें व्हाइट कलर का जो आप यूज करते हैं, चूने जैसा जिसको बोलते हैं, तो वैसा कुछ यहाँ पर बनता है जिसको प्रेसिपिटेट कहा जाता है। ठीक है,
अवक्षेप, अगर उसका गठन हुआ है, अवक्षेप आपका कहीं पर बन रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा कि वहां पर कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है हायर क्लासेस में, अभी आपको ज्यादा सिर्फ आपको इतना समझना है कि अगर ये चीजें वहां पर बन रही हैं यानी रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, हायर क्लासेस में जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा कि प्रेसिपिटेट बन रहा है, कहीं पर कलर में चेंज आएगा, अभी कहीं पर आपने क्या देखा, टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, आप कंटिन्यूअसली स्टर भी करते रहेंगे और साथ में क्या टेम्परेचर भी नोट करते रहेंगे कि तापमान कितना है उस सॉल्यूशन का। और उससे पहले आपने क्या देखा कि सबसे पहले हमने बोला कि गैस का विकास होगा, जहां पर आप क्या कहते हैं कि गैस अगर कोई बन रही है तो यानी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो ऑब्जर्वेशन में बच्चों कितने ऑब्जर्वेशन देख लिए, 3 ऑब्जर्वेशन देख लिया। सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ गैस यानी गैस का विकास हो रहा है। दूसरा आपने कहा कि टेम्परेचर अगर किसी प्रकार से चेंज हो रहा है, बदल रहा है, यानी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तीसरा है आपका कि अवक्षेप का अगर वहां पर बन रहा है या प्रेसिपिटेट बन रहा है जिसको आप कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया कोई हो रही है। ओके, चलिए फोर्थ है आपका चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन। अगर आपने 2 केमिकल्स का उपयोग किया और आपको उनका उपयोग करके किसी भी प्रकार से सॉल्यूशन में कलर चेंज शो हो रहा है, तो आप क्या कहते हैं कि वहां पर कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ओके, तो ये भी बहुत आवश्यक है आपके लिए समझने के लिए कि किस प्रकार से बाद में आप क्या करते हैं, आप ऐसे पढ़ पढ़ के आपको याद हो जाता है कि कौन सा प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो कैसा कलर आएगा। ठीक है ना, कुछ कुछ सब्सटेंस होते हैं जो एसिड के साथ कलर देंगे, बेस के साथ नहीं देंगे, या बेस के साथ देंगे एसिड के साथ नहीं देंगे। तो इस प्रकार से इंडिकेटर्स का यूज किया जाता है समझने के लिए, रंग में परिवर्तन देखने के लिए। तो इस प्रकार से जब भी कोई भी केमिकल्स आपने आपस में मिलाए होंगे और वहां पर रंग बदल रहा है, यहाँ पर आपने देखा पिंक कलर का सोल्यूशन था आपके पास। ठीक है, जैसे ही आपने दूसरा केमिकल उसमें ऐड किया वो ग्रीन कलर का हो गया और समय के साथ साथ उसका कलर चेंज होता हुआ आपको दिख रहा है। तो इस प्रकार से अगर कलर चेंज हो रहा है यानी कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। सिंपल सी बात है, रंग बदल रहा है तो यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। क्लियर, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। ये आपकी बुक का बहुत छोटा सा टॉपिक है, पेज नंबर 2 पे है ये, जहां पर आप पढ़ रहे हैं साइंस में। पेज नंबर 2 पे ये टॉपिक है आपका, जहां पर आपको बताया गया है कि किस प्रकार से प्रेक्षण आप देखते हैं। ठीक है ना, तो उसी को समझना है आपने अच्छे से। फिफ्थ है आपका चेंज ऑफ स्टेट, अगर अवस्था में परिवर्तन है तो वहां पर यानी कि कुछ ना कुछ अभिक्रिया हो रही है। अवस्था में परिवर्तन भी आपको देखने को मिल सकता है, भले ही आप बोलते हैं अवस्था परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है, पर अभिक्रिया तो वहां पर कुछ ना कुछ हुई है। या तो वहां पर ऊष्मा आपने ली है सिस्टम को, या सिस्टम से ऊष्मा बाहर गई है। तो आप कहते हैं कि मैम जब बर्फ से जैसे पानी बन रहा है तो वहां पर सिस्टम को आपने ऊष्मा या हीट जो है वो दी है। क्लियर है, आपने क्या कहा कि हमने बर्फ का तापमान बढ़ाया और तब वो पानी में परिवर्तित हुआ। सेम वही जब पानी भाप में परिवर्तित होगा तो आपने वहां पर भी ऊष्मा दी है। तो अगर आपका अवस्था में या किसी भी स्थिति में परिवर्तन आ रहा है, चेंज इन स्टेट यानी कि अवस्था में परिवर्तन अगर आपको देखने को मिल रहा है तो कुछ ना कुछ अभिक्रिया वहां पर भी हो रही है। ओके, तो कितनी चीजें हो गई आपकी। आपने कहा सबसे पहले गैस उत्पन्न होगी। ठीक है, यहाँ पर गैस बन रही थी तो यानी कि आपका केमिकल रिएक्शन है चेंज इन टेम्परेचर, आपका तापमान में परिवर्तन आ रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया है। प्रेसिपिटेट बन रहा है, पीपीटी बन रहा है कहीं पर, तो वो भी क्या है, आपका रासायनिक अभिक्रिया को बताता है कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। रंग में परिवर्तन है तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, और अवस्था में यानी स्टेट में चेंज आएगा तो यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ओके, क्लियर है एकदम। चलिए केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे थे कि केमिकल रिएक्शन क्या है। तो केमिकल रिएक्शंस आर केमिकल चेंजेस इन विच रिएक्टेंट्स ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट्स बाय मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन डिफरेंट एटम्स। क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पर या तो नए बंध बनेंगे या पुराने बंध टूटेंगे। अब बंध क्या होते हैं,
मैंने आपको 9th क्लास में वैलेंसी के बारे में बताया था कि संयोजकता होती है और हर एक एलिमेंट को, हर एक तत्व को, हर एक परमाणु को अपना निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस, नोबल गैसेस के समान विन्यास प्राप्त करना होता है, यानी अपना अष्टक पूरा करना होता है, जिसके लिए अष्टक यानी अक्रिय गैस की निकटतम जो उसकी अक्रिय गैस होगी उसके समान विन्यास को प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो वहां पर आप क्या कहते हैं बच्चे कि जो भी उसके नजदीक होगा उसके समान बाह्यतम कोश का विन्यास होना चाहिए। जनरली आप क्या कहते हैं, हाइड्रोजन का केस छोड़कर या हीलियम के आसपास के जो एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ करके सभी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखने का प्रयास करते हैं। तो वो क्या करेंगे, वो बंध बनाते हैं आपस में, ठीक है। तो उन बंधों के कारण या तो वो बंध बनेंगे या पुराने बंध आपके टूटेंगे, तो उनसे क्या होता है, उनसे हमें रासायनिक अभिक्रिया देखने को मिलती है। तो केमिकल रिएक्शंस आर केमिकल चेंज, रासायनिक अभिक्रिया आपकी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, इन विच रिएक्टेंट्स। अब ये रिएक्टेंट्स क्या है, मैंने आपको क्या बताया था कि ए आपका बी के साथ रिएक्ट कर रहा है और सी प्लस डी बना रहा है सपोज। तो इस केस में जो आपने पहले कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट एटम यूज किए हैं वो आपके क्या हैं, अभिकारक होंगे, यानी कि रिएक्टेंट होंगे। तो ये क्या है बच्चे, ये रिएक्टेंट है, ठीक है। इनके एटम आपस में रीअरेंज होंगे और आपका क्या बनाएंगे, नए कोई कंपाउंड एलिमेंट्स देंगे और इनको क्या कहा जाएगा, इनको आपका प्रोडक्ट कहा जाएगा। तो यानी अभिकारक से आपको उत्पाद प्राप्त हुए, ठीक है। ये क्या है, ए और बी अभिकारक है, अभिकारक, ठीक है। और आपके प्रोडक्ट ये क्या है, सी और डी उत्पाद, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है, रिएक्टेंट ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट, अभिकारक क्या हो रहे हैं, बदल रहे प्रोडक्ट्स में, बाय मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, बंध के टूटने से या बंध के बनने से, यानी कि ए और बी के बीच या तो कोई बंध बन रहा होगा जिससे सी और डी बन रहा है, या फिर ए और बी के बीच में कोई बंध टूट रहे हैं जिनसे सी और डी बन रहे हैं, ठीक है। तो बंध के बनने से भी रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है या रासायनिक परिवर्तन हो सकता है या बंध के टूटने से भी हो सकता है, ठीक है। और बोथ बिटवीन डिफरेंट एटम्स, ओके। सो अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस दैट कॉज वन सेट ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स टू चेंज इनटू अनदर, ओके। एक प्रकार के आपके रसायन होते हैं जो दूसरे में बदल रहे होते हैं। केमिकल रिएक्शंस आर डिफाइंड एज चेंजेस इन द लोकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग ऑफ chemical bonds between atoms with no change in the nuclei and are described using a chemical equation। बच्चे होता क्या है यहाँ पर, जब हम बंध बनने या टूटने की बात कर रहे हैं ना, तो वहां पर बंध इलेक्ट्रॉनों की वजह से बनते हैं और अगर टूट भी रहे हैं तो वो भी इलेक्ट्रॉन। तो बंध बनने का कारण ही आपका इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे हैं। आप किसी से बॉन्डिंग कब करते हो, आप किसी से दोस्ती कब करते हो, जब आपको कोई जरूरत होती है। आप बोलते हो कि आपको वो जरूरत कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। आपको कोई सामान चाहिए तो आप किसी से बात करने का प्रयास करेंगे कि मेरे पास जैसे पेन नहीं है, तो आप दूसरे पर्सन से बात करने का कोशिश करेंगे। धीरे धीरे आपको वो अच्छा लगेगा या फिर उसकी कोई क्वालिटी अच्छी लगेगी तो आप उससे फ्रेंडशिप हो जाएगी, है ना। तो हम दोस्ती करते हैं जिस प्रकार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, तो जो परमाणु होता है वो भी दूसरे परमाणु से क्या करता है, दोस्ती करता है। और उसकी दोस्ती का रीजन क्या है, उसको अपने इलेक्ट्रॉनों को पूरा करना है, जो अष्टक है उसको पूरा करना है, इसलिए वो दोस्ती कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों की वजह से बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं या ब्रेक हो रहे हैं विद नो चेंज इन न्यूक्लियाई। मैंने आपको नाभिक बहुत अच्छे से समझाया था कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो नाभिक में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, जितना भी चेंज आएगा वो इलेक्ट्रॉनों की स्थिति में आएगा। एट अ गिवन टेम्परेचर एंड केमिकल कंसंट्रेशन केमिकल रिएक्शन अकर एट अ प्रेडिक्टेबल रेट, reaction speed often increase as temperature rises because more thermal energy is available to attain the activation energy required to break bonds between atoms, ओके। तो अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ऐसी ऊर्जा है, आप क्या करते हो, आप कोई भी अभिक्रिया करा रहे हो तो वहां पर ऊर्जा सपोज दे रहे हो, ठीक है। तो जैसे ए और बी है उनको अभिक्रिया करना है और सी और डी में बदलना है, तो कोई ना कोई ऊर्जा का स्तर ऐसा होगा जहां पर वो सी और डी में बदलेंगे। जब तक उतनी मिनिमम अमाउंट में आप एनर्जी नहीं दोगे तब तक वो सी और डी में नहीं बदलेंगे, ओके। तो ये पूरा आपका केमिकल रिएक्शन के बारे में है। सिंपली ज्यादा डीप नहीं जाना है, सिंपली आपको समझना है कि बच्चे केमिकल रिएक्शन क्या है।
केमिकल रिएक्शन है जहां पर भी आपका कोई भी अभिकारक उत्पाद में बदल रहा है, बस वो आपका केमिकल रिएक्शन है। उसमें आप टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे, प्रेशर का इफेक्ट देखेंगे, कई कैटलिस्ट का इफेक्ट देखेंगे, तो वो समय के साथ साथ जब आप रिएक्शन करेंगे तो उनके बारे में पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है बच्चे? रासायनिक अभिक्रियाएं रासायनिक परिवर्तन है जिनमें अभिकारक विभिन्न परमाणुओं के बीच बंध या दोनों बनाकर या तोड़कर उत्पादों में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, या तो बंध बनेंगे या बंध टूटेंगे और उसके बाद क्या बनेगा? आपका उत्पाद बनेगा। ठीक है, जितना मैंने हाईलाइट किया है जल्दी से उसको नोट कीजिए। जब भी बात होगी अभिक्रिया की, यानी कि कुछ चीजें आपस में मिल रही हैं या फिर कहीं पर कुछ ना कुछ टूट रहा है जिससे नया पदार्थ बन रहा है, रासायनिक परिवर्तन यहाँ पर कहा गया है, यानी नया पदार्थ बन रहा है जिसमें अभिकारक, मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे थे तो ये अभिकारक थे, सी और डी आपको मिले तो वो क्या हो गए? प्रोडक्ट हो गए। ठीक है, आपने कहा मैम हमने लकड़ी जलाई, तो लकड़ी क्या है? लकड़ी आपका अभिकारक है जो आपके पास पहले थी, जलने की प्रक्रिया हुई और उसके बाद क्या हुआ? आपको कोयला प्राप्त हुआ, राख प्राप्त हुई, कोई गैस प्राप्त हुई, तो आपका कोयला, राख, गैस ये सब क्या है? ये सब उत्पाद है। ठीक है, तो इसी प्रकार आपकी जो आप रासायनिक अभिक्रियाएं देखते हैं उनमें भी आपके पास कुछ अभिकारक होते हैं जो परिवर्तन आने से उत्पाद में बदल जाते हैं और इसी को आपका रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। सिंपली ये मीनिंग होता है रासायनिक अभिक्रिया का। ओके, चलिए चलिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब रासायनिक अभिक्रिया आपने पढ़ ली कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों की बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार है, तो यहाँ पर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन डिफरेंट फैक्टर्स केमिकल रिएक्शंस आर ग्रुप्ड इनटू मल्टीपल कैटेगरीज, फ्यू एग्जांपल्स आर। ठीक है, कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो सकते हैं? सबसे पहला है कॉम्बिनेशन, ठीक है, दूसरा है आपका डिकम्पोजिशन, थर्ड है आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट या खाली डिस्प्लेसमेंट भी आप इसको बोल सकते हैं, फोर्थ है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट, फिफ्थ है रेडॉक्स रिएक्शन, सिक्स्थ है एंडोथर्मिक, सेवेंथ एक्सोथर्मिक, एट्थ है आपका प्रेसिपिटेशन और नाइन्थ है न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो इतने प्रकार की आपकी अभिक्रियाएं होती हैं। विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए रासायनिक अभिक्रियाओं को कई श्रेणियों में बांटा गया है। कुछ उदाहरण है संयोजन, अपघटन, एकल विस्थापन या विस्थापन भी इसे कहा जाता है, द्विविस्थापन, रेडॉक्स, रेडॉक्स कहते हैं इसे, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, अवक्षेपण या उदासीनीकरण। ठीक है, तो इतने प्रकार की अभिक्रियाएं आप पढ़ेंगे। एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक यानी ऊष्माक्षेपी और ऊष्माक्षोषी अभिक्रियाओं की बात आप करते हैं तो इनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा? रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा, ऑब्जर्वेशंस देखी हमने, यानी कि प्रेक्षण, कैसे आप पता लगाएंगे कि कहीं पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो आपने बोला मैम हम 5 तरह से पता लगा सकते हैं, या तो कोई गैस उत्पन्न हो रही है, तापमान में परिवर्तन आ रहा है, रंग में परिवर्तन आ रहा है, प्रेसिपिटेट वहां पर बन रहा है, अवस्था में परिवर्तन आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, हमने आज पढ़ा टाइप्स ऑफ रिएक्शन या टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने होंगे उनके बारे में। आने वाले सेशन में एक एक करके हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को समझेंगे और ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है इस चैप्टर का, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। क्लियर है? तो जीआईसी पटकोट के बच्चों ने बहुत अच्छे से रिस्पांस किया है आज के सेशन में। मैं उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे इसी तरह से पढ़ाई करेंगे, साथ साथ नोट करेंगे। कोई भी आपका डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।